हम आपको भारत के उस कप्तान की कहानी दिखाना चाहते हैं जो वर्ष 2011 के वर्ल्ड कप की भारतीय टीम में अपनी जगह नहीं बना पाया था। लेकिन समय का चक्र देखिए कि आज 12 साल बाद वही खिलाड़ी 2023 के वर्ल्ड कप में भारत की क्रिकेट टीम का कप्तान है और इस खिलाड़ी का नाम है रोहित शर्मा। और रोहित शर्मा अब वर्ल्ड कप जीतने की बिल्कुल दहलीज पर खड़े हुए हैं। एक और मैच भारत ने अगर अहमदाबाद में जीत लिया तो वर्ल्ड कप भारत का होगा। जनवरी 2011 में जब बीसीसीआई ने वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया था, तब संभावित खिलाड़ियों में नाम होते हुए भी रोहित शर्मा को उस टीम में जगह नहीं मिली थी। और तब सेलेक्टर्स का मानना था कि रोहित शर्मा उस समय भारतीय टीम के लिए फिट नहीं थे। यह वो समय था जिसने रोहित शर्मा को अंदर से काफी तोड़ दिया था। रोहित शर्मा बहुत निराश हो गए थे। अब आपको फ्लैशबैक में लेकर चलता हूं। 31 जनवरी 2011 को रोहित शर्मा ने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में लिखा कि वो वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा नहीं बनकर बहुत दुखी हैं और अब उन्हें यहां से आगे बढ़ना होगा। वो लिख रहे हैं कि नाउ आई विल हैव टू मूव ऑन, आई वांट टू मूव ऑन। लेकिन वो सब कुछ तब ये ईमानदारी से मान रहे थे कि ये उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। बड़ी स्क्रीन पर जरा उस ट्वीट को एक बार आप देख लीजिए। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाता हूं ताकि आप भी इस ट्वीट को देख पाएंगे। और वो क्या कह रहे हैं देखिए। इसमें लिखा है, रियली डिसअपॉइंटेड ऑफ नॉट बीइंग द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप स्क्वाड। आई नीड टू मूव ऑन फ्रॉम हियर बट ऑनेस्टली इट वॉज अ बिग सेटबैक। निराशा से भरा यह ट्वीट है रोहित शर्मा का और यह बात है 2011 की। बहुत कम लोग जानते हैं कि भारतीय टीम में विराट कोहली से पहले रोहित शर्मा का डेब्यू हुआ था। लेकिन इसके बावजूद विराट कोहली की तरह रोहित शर्मा 2011 की वर्ल्ड कप टीम में अपनी जगह बनाने से चूक गए थे। तो 2011 की टीम में विराट कोहली तो खेले, लेकिन रोहित शर्मा उस वर्ल्ड कप की टीम में नहीं खेल पाए। और आपको याद होगा तब भारत ने वर्ल्ड कप जीता भी था और विराट कोहली ने वर्ल्ड कप जीतने के बाद सचिन तेंदुलकर को अपने कंधों पर उठाया था। और रोहित शर्मा शायद दूर से ये सब कुछ होते हुए देख रहे थे और उन्हें लंबे समय तक इस बात का अफसोस रहा कि इस वर्ल्ड कप विनर टीम का वो हिस्सा नहीं बन पाए। लेकिन यह भी सच है कि इस अफसोस को उन्होंने कभी भी खुद पर हावी नहीं होने दिया, बल्कि इसकी जगह उन्होंने सही समय का इंतजार किया। और इस इंतजार के बाद जब उन्हें मौका मिला तो उस मौके को उन्होंने बेहतरीन क्षणों में बदल दिया और यह बताया कि जिंदगी में दोबारा कैसे उठा जाता है। शर्मा वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत के पहले ऐसे कप्तान हैं जिनका विनिंग परसेंटेज 100% है। और यही वजह है कि आज भारत के करोड़ों लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय टीम को रोहित शर्मा से अच्छा कप्तान शायद मिल नहीं सकता, क्योंकि उनके पास कपिल देव जैसा विजन है, सौरव गांगुली के जैसा अग्रेशन है और महेंद्र सिंह धोनी के जैसा धैर्य है। यानी रोहित शर्मा आज सबके हीरो बने हुए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वर्ष 2021 में रोहित शर्मा को भारतीय टीम की कप्तानी जब मिली थी, तब उस समय लोगों ने क्या कहा था? तब हमारे ही देश के कुछ लोगों ने रोहित शर्मा के वजन को लेकर कई तरह की टिप्पणियां की थी। कहा था कि वो तो अनफिट है। और इस साल वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले भी कुछ लोगों ने उनकी उम्र को लेकर भी सवाल उठाए थे और कहा था कि हमें तो युवा टीम चाहिए, हमें युवा कप्तान चाहिए। रोहित शर्मा इस समय 36 साल के हैं और वो वर्ल्ड कप में भारत के अब तक के सबसे उम्र दराज कप्तान है। वर्ष 1983 में जब कपिल देव ने भारत को वर्ल्ड कप जिताया था, तब कपिल देव की उम्र थी 24 साल। 2011 में जब भारत ने दोबारा वर्ल्ड कप जीता, तब कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की उम्र थी 29 साल। लेकिन रोहित शर्मा इस समय 36 साल के हैं और इसीलिए जब यह वर्ल्ड कप शुरू हुआ, तब उनके वजन और उनकी उम्र को लेकर कई तरह की बातें की गई। लेकिन रोहित शर्मा ने इन बातों को कभी भी खुद पर हावी नहीं होने दिया और वो टीम के लिए एक ऐसी शुरुआत बन गए जिससे अब भारत के लोग शुभ मान रहे हैं। यहां पर एक और बड़ी बात यह है कि रोहित शर्मा भारतीय टीम के वो खिलाड़ी हैं जो रिकॉर्ड से परे हैं। वो रिकॉर्ड्स के लिए नहीं खेलते। अक्सर जब भी क्रिकेट की बात होती है और इस वर्ल्ड कप को भी आगे चलकर कई वर्षों के बाद जब याद किया जाएगा, तो ज्यादातर लोग सिर्फ रिकॉर्ड्स को देखेंगे। मान लीजिए
किसने सबसे ज्यादा रन बनाए, किसने सबसे ज्यादा विकेट लिए। इस तरह के रिकॉर्ड्स को देखकर ही लोग खिलाड़ियों को आंकते हैं और उनके प्रदर्शन को आंकते हैं। लेकिन कई बार रिकॉर्ड्स भी आपको सही तस्वीर नहीं दिखाते। रोहित शर्मा के नाम पर आपको सबसे ज्यादा शतकों और सबसे ज्यादा रनों के रिकॉर्ड शायद नहीं मिलेंगे, क्योंकि रोहित शर्मा कभी भी रिकॉर्ड्स के लिए खेलते ही नहीं है। कल भी जब सेमीफाइनल में रोहित शर्मा बैटिंग करने के लिए आए तो उन्होंने टीम को वो शुरुआत दिलाई जिसकी वजह से भारत सेमीफाइनल में अब तक का सबसे विशाल स्कोर खड़ा कर पाया। और इस विशाल स्कोर में कहने के लिए तो रोहित शर्मा ने 47 रन ही बनाए थे, जिससे कि हम ये भी कह सकते हैं कि एक अर्धशतक से भी 3 रन कम बनाए। लेकिन ये 47 रन जिस तेजी से और जिस अंदाज से, जिस आक्रामक अंदाज से उन्होंने बनाए, उससे यह पता चलता है कि रोहित शर्मा बैटिंग करते हुए सिर्फ टीम का स्कोर देख रहे थे, सिर्फ टीम के बारे में सोच रहे थे और अपने रिकॉर्ड पर उनकी कोई नजर नहीं थी। इस्राइल की सेना ने गाजा के उसी अल शिफा अस्पताल का एक नया वीडियो जारी किया है, जहां बिजली और फ्यूल की सप्लाई रोकने पर संयुक्त राष्ट्र, WHO और मुस्लिम देश और पश्चिमी देशों में भी बहुत बड़े बड़े लोगों ने, बुद्धिजीवियों ने, नेताओं ने, मीडिया ने चिंता जताई थी। संयुक्त राष्ट्र ने कहा था कि इजराइल इस अस्पताल को निशाना बनाकर यहां भर्ती छोटे छोटे बच्चों की जान ले रहा है और इसके लिए इजराइल की पूरी दुनिया में आलोचना हो रही थी कि इजराइल इतना क्रूर कैसे हो सकता है। लेकिन आज जब इजराइल की सेना इस अस्पताल में पहुंची तो उसने इस अस्पताल की MRI बिल्डिंग को अपने कब्जे में लिया। जहां पर MRI होते हैं, वो जो अस्पताल का वो विंग था, उसे अपने कब्जे में जब लिया तो पता चला कि इस अस्पताल की बिल्डिंग को हमास के आतंकवादियों ने अपना अड्डा बनाया हुआ था और ऑपरेशन थिएटर में आतंकवादियों ने अपना कमांड रूम बनाकर रखा हुआ था। ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी नहीं होती थी, इलाज नहीं होता था। MRI जो सेंटर है, वहां पर MRI की मशीन नहीं थी, बल्कि हथियार थे। इजराइल लगातार यह बात कह रहा है कि हमास के आतंकवादी गाजा के लोगों के असली दुश्मन हैं और ये सच्चे मुसलमान भी हो नहीं सकते। इन आतंकवादियों ने अपनी जिहाद के लिए ना तो अस्पतालों को छोड़ा, ना बच्चों के स्कूलों को छोड़ा और ना ही मस्जिदों को छोड़ा। और आज इजराइल की सेना दुनिया को इसी का एक लाइव सबूत दिखाने की कोशिश कर रही है। और बड़ी बात यह है, इससे पहले हमास के आतंकवादी लगातार वीडियो जारी करते थे कि कैसे इजराइल की सेना अस्पतालों पर हमला करके छोटे छोटे बच्चों को मार रही है। अब इजराइल की सेना ने भी अपने वीडियो बनाने शुरू कर दिए हैं और अब वो दुनिया को इन वीडियोस के साथ सबूत पेश कर रही है। ऐसा ही एक वीडियो इजराइल की सेना के एक प्रवक्ता ने, उनके एक सोल्जर ने अल शिफा अस्पताल से बनाया है। यह वीडियो आप देखिए जिसमें सारे सबूत मौजूद हैं। और यही बात हम आपसे लगातार उस दिन से कह रहे हैं जब से यह युद्ध चल रहा है कि इन अस्पतालों का दुरुपयोग आतंकवादी कर रहे हैं। I am in the Shifa hospital, as you can see from the sign behind me, and as you can clearly see from the building. We are going to do a one-shot video, one shot, no editing, of all of the evidence that we have found just now in this building of the Shifa hospital. So we're inside the MRI center of the Shifa hospital. Let me show you a few examples. Security cameras have been obstructed. All of the security cameras are covered, and this isn't the only one. You'll see the rest of them here. Follow me as we go in and we will see the MRI center and see the weapons that Hamas has hidden inside. As you can see, in an MRI room, I don't know when this was used the last time. I'll show you what our troops exposed just minutes ago. In military terms, this is a grab bag. Grab and go of a Hamas combatant, and if you zoom in and we get some light over here, what you will be able to see is military equipment. There is an AK-47, there are cartridges, ammo, there are grenades in here, of course uniform, and all of this was hidden very conveniently, secretly behind the MRI machine. The backpack was found in here, and it was also hidden behind the MRI machine.
as you can see, the rest of the equipment here is proper hospital equipment, right? Bandages and medical gear. It seems as if there's no real shortage because there's a lot of equipment here, but all of the cameras have been obstructed. You can see there's black tape covering it. And when our troops open this closet here, which is in the main part of the clinic, this is what they found. These weapons have absolutely no business being inside a hospital. The only reason they're here is because Hamas put them here, because they use this place like many other hospitals. We found another grab bag. It's empty because we emptied it and cleared it so that we could use and see it. So this is where we found it, and here are the contents of the bag. The contents of the bag are full military kit for one Hamas terrorist. A live grenade, ammunition, fighting vest with insignia, boots, and of course uniforms, and last but not least, standard AK-47. This is the bag that we found, and this is the stuff that was in it. Now, there's insignia, military insignia, a knife. For those of you who read Arabic, you'll be able to understand what it says here. But it's Hamas, the military wing, Kataib al-Qassam, of course a vest with equipment, and as always an AK-47. And the last item, which I'm sure will be very interesting to analyze, is a laptop. We found it in the MRI room. This is how the laptop looks. I don't know who it belonged to, but now it is being analyzed by our intel people. Tactical radio communications, which we will analyze. Lots of discs. अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच कल अमेरिका में एक मुलाकात हुई, और ये वो मुलाकात थी जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई थी। और इसके पीछे दो बड़ी वजहें थी। एक तो देखिए, पहली वजह ये कि अमेरिका और चीन दुनिया की दो सबसे बड़ी महाशक्तियां हैं और दोनों की एक दूसरे से बनती नहीं है। दूसरा ये, इन दोनों देशों के रिश्तों में इस समय सबसे ज्यादा कड़वाहट है, और इस कड़वाहट का असर दुनिया के कई देशों पर पड़ता है। यानी इन दो देशों ने, इन दो महाशक्तियों ने दुनिया को असल में दो हिस्सों में बांट कर रखा है। एक वो देश जो चीन के साथ है, एक वो देश जो अमेरिका के साथ है, और ये दोनों ही देश एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखते नहीं। लेकिन डिप्लोमेसी की दुनिया में जब इन दोनों देशों के नेता मिलते हैं तो वो तस्वीरें कैसे खिंचवाते हैं, वो मुलाकात कैसे करते हैं, कैसे मुस्कुराते हुए एक दूसरे का स्वागत करते हैं, कैसे रेड कार्पेट वेलकम दिया जाता है, कैसे हैंडशेक किया जाता है, कैसे स्वागत में उनको कहा जाता है कि आइए पधारिए, और कैसे ये बताया जाता है कि देखिए हम कितने बड़े नेता हैं, हम कितने बड़े डिप्लोमेट हैं, हमारी डिप्लोमेसी देखिए, हमारी परिपक्वता देखिए, हमारी दोस्ती देखिए, हमारे चेहरे की मुस्कुराहट देखिए, हमारी बॉडी लैंग्वेज देखिए। देखिए आप, ये दो दुनिया के सबसे बड़े दुश्मन होंगे, दो सबसे बड़े दुश्मन देश जो हमेशा एक दूसरे के खिलाफ कोई ना कोई रणनीति बनाते रहते हैं। आज उन दो देशों के नेता टेबल पर बातचीत के लिए और शांति के लिए, दोस्ती के लिए, मैत्री के लिए एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, और देखिए कैसे सुहाने बगीचे में टहल टहल कर शांति की बातें कर रहे हैं। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के पास हुई इस मुलाकात में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक दूसरे के साथ शानदार तस्वीरें खिंचवाई हैं, और इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा था कि अमेरिका और चीन के बीच कोई टकराव नहीं है, प्रेम ही प्रेम है, दोस्ती ही दोस्ती है। और इसी मुलाकात में एक ऐसा मौका भी आया जब जो बाइडेन ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग की गाड़ी की तारीफ भी की, लेकिन इस तारीफ के बाद जब जो बाइडेन वापस लौटे तो उन्होंने शी जिनपिंग को एक तानाशाह भी बता दिया। यानी मुलाकात में तारीफ भी की, दोस्ती भी निभाई, मुस्कुराहट भी थी, बहुत गर्म जोशी के साथ हैंडशेक भी था, और फिर असलियत भी थी। मुलाकात के बाद शी जिनपिंग को उन्होंने एक तानाशाह भी बता दिया उसी दिन।